हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और जिंदगी का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं फ्रेंड्स संज्ञा के भेद, मतलब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। उनके नाम भी मैं आपको बताऊंगी और उनकी जो है उनके आगे उनकी परिभाषा और आगे उनके एग्जाम्पल्स भी आपको मैं बताऊंगी। मेरी वीडियो नंबर 7 और 9 आपने देख ली होगी, जिसमें मैंने बताया हुआ है संज्ञा के बारे में। वीडियो नंबर 7 जो है, वीडियो नंबर 7 जो है मेरी, उसमें मैंने संज्ञा की परिभाषा बताई थी और कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि कुछ उदाहरण भी बताए थे। और वीडियो नंबर 9 में मैंने आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई थी, जिसमें मैंने आपको कुछ वाक्य दिए थे, सेंटेंसेस दिए थे, जिसमें आपको संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना था। तो उससे क्या प्रैक्टिस हो गई कि आपको फाइनल हो गया, आपको पक्का हो गया कि संज्ञा कहते किसे हैं, क्योंकि आप संज्ञा शब्दों को ढूंढ पाए उन सेंटेंसेस में। अगर आपने वो वीडियोस देख ली हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी, आप जाकर वहां पे देख लेना और फिर उसके बाद संज्ञा के भेद जो है वो समझने की ट्राई कर लेना। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बात दोबारा से कहना चाहती हूँ, जो कि हर वीडियो में बोलती हूँ, कि आप सबको पता है कि विद्या बांटने से आपको ज्यादा आती है। विद्या एक ऐसा धन है जो जितना हम बांटेंगे उतना आपको ज्यादा आएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने उन कजन्स के साथ, अपने उन रिलेटिव्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। और लाइक कर लेना इस वीडियो को अगर आपको देखने के बाद ये वीडियो पसंद आए। जल्दी कोई नहीं है, वीडियो पहले अच्छे से देख लेना उसके बाद। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बट पहले पूरी वीडियो देख लेना और पूरी तरह से फाइनल कर लेना अपने माइंड में कि मेरा चैनल आपके लिए कुछ यूजफुल हो सकता है या नहीं। अगर यूजफुल हो सकता है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर देना। और जब आपको फाइनल हो जाएगा कि मेरा वीडियो मेरा चैनल आपके लिए कुछ यूजफुल हो सकता है, सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करेंगे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर प्रेस कर देना। वो इसलिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। संज्ञा के जो भेद है ना, वो प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं। मतलब पहले जो है संज्ञा के 5 भेद जो है वो माने जाते थे, लेकिन आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, तो 3 भेद हैं। पहले मैं आपको सारे 5 जो हैं भेद उनके बारे में बता दूंगी और फिर उसके बाद मैं बता दूंगी कि आपको समझा दूंगी कि आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 भेद कैसे हैं। और फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि क्यों ये ऐसा हुआ कि संज्ञा के जो 5 भेदों में से 2 भेदों को एक भेद के अंदर ही डाल दिया गया। मैं आपको समझाऊंगी आगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं। संज्ञा के जो भेद हैं हम 5 करते हैं। पहले मैं नाम बता देती हूँ, फिर उनको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो जो नाम है वो है पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, और फिर है जातिवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और फिर भाववाचक संज्ञा। ये जो है 5 जो है वो संज्ञा के भेद हैं। और फिर क्या हुआ, बाद में जो आधुनिक मान्यता के अनुसार क्या हुआ कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को ना जातिवाचक संज्ञा के बीच में डाल दिया। ठीक है, इनको ना इसमें ऐड कर दिया, इन दोनों को। ठीक है, तो आपकी टीचर स्कूल में जिस हिसाब से आपको बताएंगी उसी हिसाब से आप कर लेना। अगर वो बोलेंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं उसके अनुसार लिखो तो वो आप 5 के 5 ये लिख लेना। अगर वो 3 बोलेंगे तो जातिवाचक संज्ञा लिख के फिर जातिवाचक संज्ञा के आगे नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 2 समूहवाचक संज्ञा लिख देना। ठीक है, और फिर नंबर 3 ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। आई होप आपको समझ में आ गया कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है वो जातिवाचक के अंदर आधुनिक मान्यता के अनुसार जो है कि उसको इसमें डाल दिया गया है। तो चलिए एक एक करके, फिर भी जब आप जातिवाचक संज्ञा में द्रव्यवाचक और समूहवाचक को डालोगे फिर भी उनका आपको परिभाषा भी लिखनी है और फिर भी उनके उदाहरण भी देने हैं। तो मैं आपको 5 के 5 बता देती हूँ, तो आप अकॉर्डिंगली जैसे आपके टीचर बोलेंगे अकॉर्डिंगली आप कर लेना। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है वे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण होंगे नमन। नमन जैसे वो एक व्यक्ति है, नमन, किसी भी लड़के को हम नमन नहीं बोल सकते ना, जो नमन है उसी को नमन बोलेंगे ना, है ना। और प्राची, प्राची
एक जो लड़की है उसका नाम प्राची है तो प्राची को ही प्राची बोलेंगे। ये तो नहीं है कि कोई लड़की कोई और नाम से है और उसको बोल देंगे प्राची, नहीं ना। तो ये क्या है, किसी एक व्यक्ति, प्राणी मैंने आपको जैसे कि संज्ञा की परिभाषा में बताया था कि व्यक्ति में सभी प्राणी आते हैं। प्राणी मतलब सभी जिनमें जान है, जो सांस लेते हैं, ठीक है, सभी प्राणी, जैसे कि पशु भी आ जाते हैं, पक्षी भी आ जाते हैं, सभी तरह के जीव जंतु भी आ जाते हैं और सभी व्यक्ति भी आते हैं। तो जब भी संज्ञा में हम व्यक्ति शब्द यूज करेंगे उसका मतलब होगा कि सभी जीवित प्राणी, ठीक है। तो गंगा जैसे एक नदी का नाम है, तो ये तो नहीं है कि यमुना नदी को भी गंगा बोल देंगे, नहीं ना, गंगा को ही गंगा बोलेंगे। चंडीगढ़ को ही चंडीगढ़ बोलेंगे, ये तो नहीं है कि जयपुर को चंडीगढ़ बोल देंगे। दिल्ली जैसे है तो दिल्ली को ही दिल्ली बोलेंगे, ये नहीं है कि हम चंडीगढ़ को दिल्ली बोल देंगे। कार, जैसे कार एक वाहन है ना, तो वाहन तो एक साइकिल भी है, कार भी है, ट्रक भी है, बस भी है, तो कार को ही कार बोलेंगे। कुर्सी जैसे है तो ये फर्नीचर है ना, और मेज ये भी फर्नीचर है। तो लेकिन ये तो नहीं है कि कुर्सी को बोल देंगे। अगर हमने बोलना है कि ये पूरा रूम जो है फर्नीचर से भरा हुआ है तो वो बोलेंगे, लेकिन ये तो नहीं कहेंगे ना कि कुर्सी को हम फर्नीचर बोल देंगे या मेज को कुर्सी बोल देंगे, मेज को ही मेज बोलेंगे, ठीक है। तो ये किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है हमारी जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो उसकी परिभाषा बता देती हूँ। वे शब्द जो किसी जाति का बोध करवाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण है, जैसे कई लोग उदाहरण की बजाय लिख देते हैं जैसे, तो जैसे लिखकर भी आगे आगे आप लिख सकते हो, ठीक है। गाय, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गाय जो है वो क्या है, इसमें हर तरह की गाय आ जाती है ना, कि इसमें आपकी देसी गाय भी आ जाती है, इसमें जर्सी गाय भी आ जाती है, सब तरह की गाय जो आ जाती है, तो एक जाति है गाय, ठीक है। लड़का, लड़का मतलब लड़का भी एक जातिवाचक संज्ञा क्यों है, क्योंकि नमन भी एक लड़का है, जतिन भी एक लड़का है, ठीक है ना, अभिषेक भी एक लड़का है, सोहन भी एक लड़का है, मोहन भी एक लड़का है। तो लड़का जो है एक जाति को बताता है, ठीक है। लड़की, जैसे मैंने बताया था प्राची, तो प्राची जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये देखो मैंने बताया था ना, प्राची एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो लड़की जो है, अब प्राची को भी प्राची बोलेंगे ना, लेकिन प्राची को भी हम लड़की बोल सकते हैं, निकिता को भी लड़की बोल सकते हैं, रानी को भी लड़की बोल सकते हैं ना, वीना को भी लड़की बोल सकते हैं, सविता को भी लड़की बोल सकते हैं। तो क्या है कि वो एक जाति को बताती है ये लड़की जो शब्द है, ठीक है। नदी, जैसे गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है, सरस्वती भी नदी है, ब्रह्मपुत्र भी है, लेकिन ये नदी क्या है, एक जातिवाचक है, एक जाति को दर्शाती है वो। लेकिन अगर हम बोलेंगे यमुना, तो यमुना आ जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक में, जैसे मैंने बताया था गंगा, ठीक है। शहर, जैसे व्यक्तिवाचक में क्या बताया था मैंने कि चंडीगढ़, दिल्ली, उसी तरह से जो शहर है ना, शहर एक जातिवाचक है क्योंकि इसके अंदर सभी शहर आ जाते हैं, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, जयपुर हो, सभी शहर। तो ऐसा तो नहीं है ना चंडीगढ़ को हम बोल देंगे कि वो दिल्ली है, नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना चंडीगढ़ को ये एक शहर है, दिल्ली जाएंगे तो भी ये एक शहर है, और जयपुर जाएंगे तो भी बोलेंगे ये एक शहर है, मुंबई जाएंगे तो भी बोलेंगे ये एक शहर है, ठीक है। तो शहर जो है वो जातिवाचक है, ठीक है। वाहन, वाहन जैसे कि अलग अलग तरह के वाहन हैं, इसमें साइकिल आ गई, इसमें कार भी आ गई, इसमें ट्रक भी आ गए, इसमें बस भी आ गई, ठीक है, इस तरह से। फर्नीचर, जैसे मैंने वहां बताया था आपको व्यक्तिवाचक में, फर्नीचर एक जातिवाचक इसलिए क्योंकि इसमें हर तरह का फर्नीचर आ गया, मेज भी आ गई, कुर्सी भी आ गई, सोफा भी आ गया, डाइनिंग टेबल भी आ गया, सब तरह का फर्नीचर आ गया इसमें, ठीक है। तो आदि, कई जगह मैंने लिखा है इत्यादि और कई जगह मैंने लिखा है आदि, तो आदि लिख दो एंड में, इत्यादि। आदि इत्यादि का क्या मतलब होता है कि इस तरह के, ये नहीं है कि ये थोड़े से ही एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे और भी हैं, हमने ये थोड़े से बता दिए और उसके बाद हम आदि लिख देते हैं, ठीक है, या फिर इत्यादि लिख देते हैं। अब अगला आ गया हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो क्या होती है कि परिभाषा कर लेते हैं पहले। वे शब्द जिनसे ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, धातु आदि का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिनसे हमें किसी पदार्थ का पता चलता है, धातु का पता चलता है, उनको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण जैसे सोना, चांदी, तांबा, घी, तेल, पानी, चीनी, आटा इत्यादि।
ये कैसे पता चलेगा हमें कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है? इनका एक ये है कि नोट, मतलब कहने का मतलब एक जो जरूरी बात इनके बारे में है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं अगणनीय होती हैं, अर्थात इन्हें हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं। ठीक है, इनको हम गिन नहीं सकते, तोल सकते हैं। ये क्या होती है? अगणनीय। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते ना 1 सोना 2 सोना 1 चांदी 2 चांदी 1 घी 2 घी, नहीं गिन सकते ना, इनको तोल सकते हैं। जैसे कि 10 ग्राम सोना 20 ग्राम सोना, 10 ग्राम चांदी 20 ग्राम चांदी। तांबे को भी इसी तरह से, घी का भी 1 किलो घी 2 किलो घी तोल सकते हैं। ठीक है, तेल को भी इसी तरह से 1 लीटर 2 लीटर, पानी को भी इस तरह से 1 लीटर 2 लीटर, चीनी जैसे 1 किलो चीनी 2 किलो चीनी, आटे को भी इसी तरह से 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 100 किलो। ठीक है, तो इनको हम गिन नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि एक आटा है ना, तो 2 किलो आटा 10 किलो आटा इस तरह से गिनते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, पहले देख लेते हैं परिभाषा। वे शब्द जिनसे किसी एक का बोध न होकर पूरे समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कि ऐसे शब्द जिनसे किसी एक का बोध नहीं होता, जैसे अगर हम बोलेंगे लड़की, एक का बोध होता है। ठीक है, लड़का एक का बोध होता है, नदी एक का बोध होता है, शहर एक का बोध होता है ना। तो उन्हें समूहवाचक किसको बोलते हैं? जिसमें एक का बोध ना होकर पूरे समूह का बोध हो, मतलब पूरे ग्रुप का बोध होता है, वहां पर उन्हें बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। उदाहरण जैसे सेना। अब सेना क्या है? सेना एक समूह है ना। समूह मतलब, सेना का क्या मतलब होता है? जिसमें बहुत सारे सेनानी होते हैं, उनके ऑफिसर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है सेना में। ठीक है ना, तो सेना क्या? एक समूहवाचक संज्ञा। सेना को बोलते ही हमें क्या आ जाता है? एक ग्रुप का एहसास होता है, एक समूह का एहसास होता है। उसी तरह से जैसे गुच्छा है ना, जैसे कि अगर हम ले लें अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबियों का गुच्छा हो गया, तो गुच्छा जब हम बोलते हैं तो हमें एक गुच्छा का फीलिंग आता है। गुच्छा मतलब एक चीज जिसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चाबियां हैं या बहुत सारे अंगूर हैं। ठीक है, झुंड, झुंड भी ऐसे ही है कि जैसे कि बकरियों का झुंड हो गया, इस तरह से कोई भी झुंड, मतलब काफी सारी जो इसमें हैं, लोग हैं या फिर जानवर हैं। ठीक है, या फिर जैसे पक्षियों का झुंड भी होता है, पक्षियों का झुंड था वहां पर। ठीक है, परिवार। अब परिवार को सुनते ही क्या शब्द आता है ध्यान में? परिवार में जैसे कोई इसमें माँ बाप होंगे, बच्चे होंगे, दादा दादी होंगे, वो परिवार। परिवार से किसी एक इंसान की शक्ल नहीं ना हमारे सामने आती। क्या होता है परिवार? मतलब बहुत सारे लोग जो उस परिवार में हैं, जो वहां पर हैं उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, दल। वैसे ही पुस्तकालय। पुस्तकालय, हम पुस्तकालय जब सोचते हैं, मतलब लाइब्रेरी जब सोचते हैं, तो क्या होता है? एक बुक तो नहीं आती ध्यान में ना, ये होता है कि वहां पर अलमीराज पड़ी हैं, उनमें बहुत सारी बुक्स हैं, तो वो समिति। समिति भी जो होता है ग्रुप होता है एक, इत्यादि। ठीक है, तो ये समूहवाचक संज्ञा के आपको एग्जाम्पल्स दे दिए। अब आगे आ गया हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से व्यक्तियों, प्राणियों या पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन शब्दों से व्यक्तियों का, व्यक्ति मैंने आपको पहले ही बताया था कि संज्ञा जब भी मैं व्यक्ति बोलूंगी साथ में प्राणियों जरूर लिखूंगी। आप वहां पर लिखें ना लिखें, है ना, लेकिन आपको बताने के लिए कि व्यक्तियों में व्यक्ति नहीं होता, पशु भी, पक्षी भी, सब तरह के वो जीव जिनमें जान है, जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, और जो सांस लेते हैं, तो उनके पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उन सब पदार्थों के या व्यक्तियों के और प्राणियों के गुण, दोष, अवस्था, जैसे कि उदाहरण मिठास, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, क्रोध, मोटापा आदि। ठीक है, ये सब क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इनसे इनके गुण, दोष का पता चलता है या अवस्था का पता चलता है। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज है भाववाचक संज्ञा के लिए जरूरी आपको देखनी, वो ये कि भाववाचक संज्ञाएं जो होती है ना, वो अस्पर्शी होती हैं। अस्पर्शी मतलब उनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना, वो देखो वो रही इसकी मिठास, नहीं ना, मिठास तो आप महसूस ही कर सकते हो ना, वो एक गुण है उसका या दोष है। ठीक है, बचपन, ये भी नहीं कह सकते ना, वो देखो उसका बचपन पड़ा है, नहीं बोल सकते ना ऐसा। वो देखो उसका बुढ़ापा पड़ा है, वो देखो उसका यौवन पड़ा है। वो क्रोध, मुझे दिख रहा है वो पड़ा है क्रोध, वो पड़ा है क्रोध, नहीं बोल सकते ना। मोटापा भी, ये सब चीजें क्या है? आप फील कर सकते हो, अस्पर्शी होती हैं, उनको आप स्पर्श नहीं कर सकते, उनको आप फील कर सकते हैं।
हाँ जी, तो बताइए फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप आपको संज्ञा के भेदों के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। और फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके डाउट्स हमेशा क्लियर करने की पूरी ट्राई करती हूँ और करती रहूंगी। और कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर बता देना। तो चलिए, आपने आई होप इस वीडियो को लाइक कर लिया होगा और शेयर भी कर लिया होगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ या उन लोगों के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस कर लिया होगा अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, क्योंकि अगर अभी तक आप मेरी वीडियो पर हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो या मेरा चैनल आपको यूजफुल लगा। तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके आई होप आपने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर प्रेस कर दिया होगा। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।